क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंडिया में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन थे, उनके प्रमुख काम क्या थे, उन्होंने अपने अपने समय में कौन सा काम किया था। तो चाहे बीपीएससी हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और आप लोग कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, वीडियो पूरा देखिएगा, इससे आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आज की वीडियो में हम लोग बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल को जानेंगे। इसके अलावा आपको मैंने ये भी बताया है बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से कि बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल में अंतर क्या है, भारत के गवर्नर जनरल में क्या अंतर है, वो कैसे बनाए गए, और फिर भारत का वायसराय कैसे किसको बनाया गया, कौन कौन से वायसराय थे। तो दो वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। इसमें पहला जो वीडियो है, आज का जो ये वीडियो है, इसमें बंगाल के गवर्नर को और दूसरा बंगाल के गवर्नर जनरल को बताया गया है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय को बताएंगे और वो कौन कौन सा काम किए हैं। तो आप लोग उसको पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। वीडियो जरूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी इसको जो है शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। तो बीपीएससी की पूरी तैयारी हमारे चैनल द्वारा कराई जाएगी, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़िएगा, आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, मैंने शुरू में ही बता दिया है कि हमें पहले बंगाल के गवर्नर पढ़ने हैं। बंगाल के गवर्नर के बाद हमें बंगाल का गवर्नर जनरल पढ़ना है। फिर हमें क्या पढ़ना है, भारत का गवर्नर जनरल पढ़ना है। और फिर भारत का हमें क्या पढ़ना है, वायसराय पढ़ना है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमें यह याद रखना है कि बंगाल का गवर्नर की अगर बात करें तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव दो बार जो है गवर्नर रहा है बंगाल का। कब कब, एक बार जो है 1758 से लेकर के जो है 1760 तक, फिर ये इंग्लैंड चला जाता है और फिर 65 से लेकर के 67 तक जो है ये दूसरे कार्यकाल तक था। इसके बाद याद रखिएगा, जब ये बंगाल का गवर्नर के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, तो बंगाल के गवर्नर को बना दिया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो गवर्नर में एक शब्द और जुड़ जाएगा, जनरल जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर हमें समझना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग जो था ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक है, क्योंकि जब ये आया था 72 में तो बंगाल का गवर्नर बन के आया था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो वारेन हेस्टिंग याद रखिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया कौन, वारेन हेस्टिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर क्या आगे क्या होता है, फिर याद रखिएगा 1833 के अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल के स्थान पर क्या बन जाता है, भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत आए थे तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण, कब आए थे, 1828 में। लेकिन इनका शासनकाल कब तक था, 1834 तक था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आए थे, लेकिन जब 1833 के अधिनियम के तहत इनको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक याद रखिएगा, ये बंगाल के जो है गवर्नर जनरल थे और बंगाल का ये अंतिम गवर्नर जनरल हो गए। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या देखिएगा, 1833 के अधिनियम के तहत इन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पूछा जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भी याद रखेगा, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो ये बहुत मामूली अंतर है, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। फिर क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग जब भारत आए थे तो ये याद रखिएगा, ये भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे। ठीक है, कब आए थे, तो 1856 में। लेकिन 1857 का विद्रोह हुआ, फिर 1858 का जो है क्या लाया गया, तो 1858 का एक्ट लाया जब गया, तो याद रखना गवर्नर जनरल के, भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग जब आए थे भारत तो भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे, लेकिन 1858 के अधिनियम के तहत याद रखना इनको क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। तो याद रखिएगा,
जो लॉर्ड कैनिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड कैनिंग याद रखिएगा, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय बन गए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हमें अच्छे से समझना होगा। तो ये बात याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में करके, तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, लेकिन जब वारेन हेस्टिंग आते हैं तो ये बंगाल के अंतिम गवर्नर बनते हैं और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर क्या हुआ, जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में क्या याद रखना है, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हैं और भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं और भारत के पहले वायसराय हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देख लेते हैं, पहले हम इंट्रोडक्शन एक तरह से कर रहे हैं, तब हम इसको पूरा लेसन शुरू करेंगे और किस गवर्नर जनरल के समय में क्या क्या काम हो जानेंगे। अब हम बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन याद देखना, ये 1947 जून से लेकर अगस्त 1947 से लेकर जून 1948 तक ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर क्या थे, गवर्नर जनरल थे, और ये भारत के अंतिम वायसराय थे। ठीक है, तो जब देश आज़ाद हो गया तो गवर्नर जनरल कौन बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, इसीलिए भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद श्री राजगोपालाचारी को जो है जून 1948 से जनवरी 1950 तक बनाया गया क्या, तो श्री राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो याद रखना जब देश आज़ाद हो गया लॉर्ड माउंटबेटन ही जो है बने रह गए, कब तक, तो याद रखना जून 1948 तक जो है गवर्नर जनरल बने रह गए। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि वायसराय का जब पद खत्म हो गया तो गवर्नर जनरल इन्हीं को बनाए रखा गया, और जब जून में चले गए तो जून 1948 से लेकर के, और याद रखना 24 जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो श्री राजगोपालाचारी थे। और याद रखना 24 जनवरी को ही जो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो गवर्नर जनरल का पद यहीं पर समाप्त हो गया। तो पहला अंतिम कौन है, पहला कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो हम पूरे जो है लेसन को समझ नहीं पाएंगे, कौन कब आया, कैसे हुआ और किसके समय क्या क्या काम हुआ, तब हम जानेंगे तो हमें ये क्वेश्चन हमारा कभी गलत नहीं होगा। तो इस पूरे वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बंगाल के गवर्नर की बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि हमें याद रखना पहले बंगाल के गवर्नर पढ़ना है। ठीक है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ना है। जब यहाँ पे बंगाल के गवर्नर के आगे क्या जोड़ दिया, गवर्नर जनरल जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया, मैंने अभी बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। फिर इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल बनने लगे। ये कब बने, 1833 से बनाए गए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बन गए। फिर क्या हुआ, 1858 के अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया भारत के, और वायसराय का पद लाया गया। तो 1858 के बाद क्या हो गया, वायसराय बनने लगे। तो हमें पहले गवर्नर जनरल के बारे में जानना है। ठीक है, फिर बंगाल जो याद रखना बंगाल के गवर्नर के बारे में जानना है, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में जानना है, फिर हमें भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन थे ये जानना है, और फिर भारत के वायसराय कौन कौन थे ये जानना है, और सबके कौन कौन से वर्क थे, कार्य थे, ये हमें जानना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको हमें समझना है। तो आज की वीडियो में हम लोग बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, और जो दूसरा वीडियो है उसमें हम लोग जो है भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना ये अलग अलग वीडियो में इसलिए ला रहा हूँ जिससे आपको चीज़ों को समझ में आए, और एक साथ जो है आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आपको ये भी अच्छे से समझ आएगा। तो इसीलिए मैंने इसको सोचा है कि आपको ये बहुत अच्छे से बना के दिया जाए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर की। तो बंगाल के गवर्नर में याद रखिएगा यहाँ पे जनरल शब्द अभी नहीं जोड़ा गया है। ये छोटी छोटी बहुत महत्वपूर्ण बातें इनको याद रखिएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव याद रखिएगा सबसे पहले बंगाल के क्या बनते हैं, गवर्नर बनते हैं। ठीक है, कब बनते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद। तो याद रखना ये रॉबर्ट क्लाइव 2 शासनकाल के लिए गवर्नर बनाए गए हैं बंगाल के। पहला 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर के और 1760 तक बनाए गए थे। फिर याद रखना ये जो है 5 सालों के लिए इंग्लैंड चले गए, और फिर 1765 से लेकर के 1767 तक बनाए गए थे। कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध के नेतृत्व करता था, लेकिन बक्सर के युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड में थे, भारत में नहीं थे। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि
जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ है और ये कब आए थे, 65 में आए थे। तो 64 के युद्ध के समय जो है याद रखिएगा कोई और होगा जो है गवर्नर किसका, बंगाल का, तो जो होगा वो आपको याद रखना होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बंगाल के गवर्नर के वर्क को देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव के। तो रॉबर्ट क्लाइव का पहला पॉइंट है ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसी समय में प्लासी का विजय हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 के पश्चात ये बंगाल का गवर्नर इसको बना दिया गया, ठीक है। फिर क्या होता है, सुजाऊ दौला अवध के नवाब थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, इनके साथ इलाहाबाद की संधि की गई थी और इलाहाबाद की संधि एक 12 अगस्त को हुई थी, एक 16 अगस्त 1765 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना जो इलाहाबाद की पहली संधि थी जो 12 अगस्त को हुई थी वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी और याद रखना दीवानी का अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो है अंग्रेजों को मिल गया। इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी वो 16 अगस्त को हुई थी और वे सुजाऊ दौला अवध के नवाब के साथ किया गया। तो ये पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि किससे जुड़ी हुई है, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कर दिया था, ठीक है। तो बंगाल में द्वैध शासन अगर पूछा जाए शुरुआत किसने किया था तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कब किया था, तो 1765 में याद रखना इसने बंगाल में द्वैध शासन को शुरू किया था। द्वैध शासन के अंतर्गत क्या किया गया था मैं यहीं भी बता देता हूं। तो द्वैध शासन में दो बातें थीं, एक तरफ जो है दीवानी का अधिकार था और एक तरफ जो है किसका अधिकार था, निजामत का अधिकार था, ठीक है। तो निजामत का मतलब यहाँ क्या होता है, प्रशासन होता है, ये आपको याद रखना है। और दीवानी का मतलब यहाँ होता है राजस्व होता है, अर्थात भू राजस्व होता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, दीवानी के तहत 3 उप दीवान नियुक्त किए गए। तो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को, बिहार के लिए किसको नियुक्त किया गया आपका राजा सिताब राय को और उड़ीसा के लिए किसको नियुक्त किया गया, तो उड़ीसा के लिए नियुक्त किया गया याद रखिएगा किसको, दुर्लभ राय को, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे जो है राजस्व वसूलेंगे और अंग्रेजों को दे देंगे। निजामत का अधिकार, प्रशासन का अधिकार बंगाल के नवाब को दिया गया नजमुद्दौला को। तो याद रखना इसी को द्वैध शासन कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए द्वैध शासन कौन शुरू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। कब शुरू किया था, 1765 को। ये समाप्त कब हुआ, 1772 में। किसने समाप्त किया, रॉबर्ट क्लाइव, वो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है रॉबर्ट क्लाइव ने और काम क्या किया, तो व्यापार समिति की स्थापना की थी, सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की थी। इसी के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसने जो है कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया और निजी व्यापार पर इसने प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो आए थे कंपनी का व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आकर के वो निजी व्यापार करने लगे। सैनिकों को दोहरा भत्ता देना क्या कर दिया, बंद कर दिया था इसने, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। इसके अलावा इसने भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। जेम्स जो है रेनेल इसके प्रथम क्या थे, अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसने बेदरा का युद्ध लड़ा गया था इसी के समय में, जो 25 नवंबर जो है 1759 में लड़ा गया था अंग्रेजों और डचों के बीच में। और बेदरा कहाँ है, बंगाल में है, ठीक है। और बेदरा के युद्ध में डच पराजित हो गए और भारतीय व्यापार से हमेशा के लिए डच बाहर हो गए। इन्होंने जाके इंडोनेशिया पे कब्जा कर लिया और वहाँ पे मसालों की खेती करने लगे। तो बेदरा का युद्ध बहुत निर्णायक है, किसके समय में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। फिर क्या हुआ, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, मैंने बता ही दिया है। इसके बाद इसे जो है पर्सवल स्पीयर ने इसे भविष्य का अग्रदूत कहा था, किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। इंग्लैंड में जाकर इसने आत्महत्या कर ली थी, कब, 67 में इसने जाकर के आत्महत्या कर ली थी, ये भी याद रखना। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव को विलियम पिट का कथन था, किसके बारे में, रॉबर्ट क्लाइव को लेकर के, वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। किसने कहा था, विलियम पिट ने कहा था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और याद रखना ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है क्लाइव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मीर जाफर ने तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने क्लाइव को उमरा की उपाधि दी थी और 24 परगना की जमींदारी भी उसको प्रदान की थी। तो 24 परगना याद रखना बंगाल में एक जिला है जहाँ की पूरी जो है जमींदारी व्यवस्था किसको दे दिया गया था, तो याद रखना वो पूरा दे दिया गया था किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। खुश होकर के दिया था इन लोगों ने। इसके अलावा याद रखिएगा जो 24 परगना की जो जागीर थी, जो जमींदारी इसको मिली हुई थी, वो क्लाइव की जागीर के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा 24 परगना, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में जिला है। इसके बाद क्या होता है, अब जो है 1760 में ये वापस चला जाता है और हॉलबेल आता है। कौन, तो हॉलबेल दूसरा बंगाल का गवर्नर है। याद रखिएगा पूछा जाता है क्वेश्चन कि रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था, तो हॉलबेल था। और हॉलबेल के समय ही ब्लैक होल की घटना हुई थी, ठीक है। तो यह क्लाइव के बाद बंगाल का गवर्नर था, ये बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी
ने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था। तो ब्लैक होल जो याद रखना, जो ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून कब हुई थी, तो 20 जून 1756 को हुई थी। ब्लैक होल की घटना हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि जो है सिराजुद्दौला है, बंगाल के नवाब है, उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था जिसमें 146 लोग थे, और जब उसको दूसरे दिन खोला गया तो उसमें जो है 23 लोग जिंदा थे। उसमें मैं भी था, ये हॉलबेल ने कहा था, ये जानकारी हॉलबेल ने दिया था। तो याद रखना हॉलबेल का संबंध किससे है, ब्लैक होल की घटना से। ये अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं जो तीसरा बंगाल का गवर्नर कौन था, तो हेनरी जो है आपका बेनिस्टार्ट था। याद रखना ये 1760 से लेकर के 1765 तक था। ठीक है, और इसी समय में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो लोगों का गलत हो जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखना। लोगों को लगता है रॉबर्ट क्लाइव ही था, तो ऐसी छोटी छोटी गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, अच्छा, इसी समय में पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ था मराठों और अफगानों के बीच में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मैंने डाला है, जिससे आपको याद रहे। ठीक है, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो मराठों और अफगानों के बीच में हुआ था, जिसमें अफगान जो है अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, ये भी इसी समय में हुआ था। फिर इसके बाद बंगाल का अगला गवर्नर कौन बनता है, तो हैरी, याद रखना, बेरेलस्ट बनते हैं। ये 1767 से लेकर 69 तक, और द्वैत शासन के समय बंगाल के यही क्या थे, गवर्नर थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, जॉन कार्टियर बनाए जाते हैं। कब से, तो याद रखना 1769 से लेकर के 72 तक जो है जॉन कार्टियर थे। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, इनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं। 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। याद रखना, अगर पूछा जाए भारत का पहला अकाल कब पड़ा था, तो 1770 में, इसी समय में पड़ा था, कार्टियर के समय में, जिसे आधुनिक भारत का प्रथम अकाल माना जाता है। और अकाल का मतलब होता है यहाँ पर सूखा से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वारेन हेस्टिंग की। तो याद रखना वारेन हेस्टिंग जब भारत आए थे तो ये बंगाल के गवर्नर बन के आए थे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्हें बंगाल का जो है क्या बना दिया गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जहां बंगाल का गवर्नर लिखा था उसके आगे एक शब्द और जोड़ दिया गया, जनरल। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वारेन हेस्टिंग जब भारत आए थे 1772 में, तो ये बंगाल का गवर्नर बन के आए थे। इसीलिए जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इन्हें बंगाल का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस प्रकार वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर, और याद रखना बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया कौन, वारेन हेस्टिंग। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको अच्छे से हमें याद रखना है। इसने क्या किया था, जब ये गवर्नर के पद पे था, गवर्नर जनरल नहीं बना था, तो इसने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था 1772 में। और मैंने अभी बताया था कि 1765 में द्वैत शासन कौन लागू किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव लागू किया था। तो द्वैत शासन से दो गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा हुआ है, एक वारेन हेस्टिंग का, एक रॉबर्ट क्लाइव का। दोनों याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है बंगाल के गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल, तो याद रखना वारेन हेस्टिंग। अभी मैंने आपको बताया कि वारेन हेस्टिंग जब भारत आया था तो बंगाल का गवर्नर बन के आया था, बन क्या गया, गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, तो 1772 से 1785 तक का कार्यकाल किसका था, वारेन हेस्टिंग था। अब वारेन हेस्टिंग ने क्या क्या काम किया ये हमें याद रखना है। तो इसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को क्या किया, समाप्त किया 1772 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1700 याद रखना 75 से लेकर के और 82 तक हुआ था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण, 1782 तक हुआ था। तो ये आक्रमण किसके समय में कौन सा हुआ, ये भी याद रखना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी समय में लड़ा गया था, कब, तो याद 1780 से 1784 तक लड़ा गया था। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट जो याद रखना 1773 में आया था, इसी के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 74 में की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था कब, 73 में, याद रखना 1773 में। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, कलकत्ता में 1774 में। ये क्वेश्चन बार बार आया है, और ये किसके समय में हुआ है, तो वारेन हेस्टिंग समय। और याद रखना कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो एलिजा इम्पे थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इन्हीं समय में नंद कुमार को गलत आरोप लगा करके फांसी सजा दे दी गई थी। ये बहुत, तो नंद कुमार केस अगर जो पूछा जाए किसके समय का है, तो वारेन हेस्टिंग के समय का। उसके ऊपर गलत आरोप लगा करके उसको फांसी सजा दे दी गई थी, कब, 1775 में।
पिर्स का भारतीय अधिनियम आया था 1784 में, तो इसे हम कहते हैं पिर्स इंडिया एक्ट कहते हैं 1784 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट और पिर्स इंडिया एक्ट दोनों किसके समय में आया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया है। इसके अलावा भारत में पंचवर्षीय योजना फिर एक वर्षीय योजना बंदोबस्त बदल दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि पहले जो है भू राजस्व की वसूली होती थी वो 5 साल के लिए ठेका मिलता था, उस ठेके को चेंज करके 1 वर्ष के लिए कर दिया किसने, तो वॉरेन हेस्टिंग ने। इसी समय में बनारस की संधि हुई थी 1773 में, ठीक है। इसके अलावा इसने जो है कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना कराई। दस्तक के प्रयोग पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। तो दस्तक होता था, फ्री पास होता था, तो फ्री पास के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 3000 रुपये वार्षिक देकर के पूरे बंगाल में व्यापार करती थी। तो दस्तक के प्रयोग जो है ये क्या करते थे, जो कंपनी के कर्मचारी ये भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे, इसे हम फ्री पास भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो याद रखना उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई दस्तक किसी भारतीय व्यापारी को नहीं दे सकता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग का संबंध है। तो याद रखना छोटे छोटे राज्यों को घेरने की नीति या प्रकोष्ठ, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का उपयोग किसने किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने के अन्यायपूर्ण और जो निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो महाभियोग का मुकदमा कहाँ चलाया गया था, इंग्लैंड में चलाया गया था। ये भी पूछा जाता है कि महाभियोग का मुकदमा किस गवर्नर जनरल के ऊपर चलाया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर, जो 1788 से लेकर के और जो 1795 तक चला। अब किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बाद में जो है इसको मुक्त कर देगा। लेकिन महाभियोग का मुकदमा अगर पूछा जाए किसके ऊपर चलाया गया था, तो याद रखना वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर चलाया गया था। अब वॉरेन हेस्टिंग के बाद फिर कौन आता है, तो 1785 से 86 के लिए आते हैं सर जॉन मैकफर्सन आते हैं। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि अस्थायी किसको नियुक्त किया गया था, तो इनको याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस याद रखिए 2 कार्यकाल के लिए इनको भी नियुक्त किया गया था, यानी 1786 से लेकर 1793 तक, और फिर याद रखना 1805 में इनको नियुक्त किया गया था। लेकिन इनकी मृत्यु हो गई कहाँ पर, भारत में, और इनके उत्तर प्रदेश के इन्हें गाजीपुर में इनकी कब्र वहीं पर इनको दफना दिया गया था। तो याद रखना जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है, ये गवर्नर जनरल नहीं बनना चाहते थे बंगाल के, लेकिन याद रखना इन्होंने कहा था कि अगर हम गवर्नर जनरल एक ही शर्त पे बनेंगे जब हमें सेनापति बनाया जाएगा। तो याद रखना इन्हीं के कारण जो है 1786 का अधिनियम लाया गया था और सेनापति का पद उसमें जोड़ा गया। तब ये खुश होकर के तब भारत आने को तैयार हुए कि हम गवर्नर जनरल भी रहेंगे और सेनापति भी रहेंगे। इसीलिए याद रखना इन्हीं के कारण जो है 1786 का अधिनियम लाया गया था। तो पूछा जाएगा किसके कारण, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कारण लाया गया था। इनके समय में क्या क्या घटना हुई थी, याद रखना जो है इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। तो जो कलेक्टर होते थे वो जो टैक्स को कलेक्ट करते थे उन्हीं को कलेक्टर कहा गया। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण वाली अदालतें स्थापित की, जिनमें 3 बंगाल में और 1 बिहार में। याद रखना भ्रमण पूछा जाएगा, भ्रमणकारी अदालतों की स्थापना किसने किया था, तो याद रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 3 बंगाल के लिए किया था और 1 बिहार के लिए किया था। कोलकाता, मुर्शिदाबाद और ढाका, ये तीनों कहाँ के लिए, बंगाल के लिए, और 1 पटना में था। तो ये 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे क्या कहते थे, 4 भ्रमणकारी अदालतें कहते थे, भ्रमणकारी अदालतें कहते थे, ये याद रखना। तो 3 बंगाल के लिए कहाँ कहाँ पे, तो कोलकाता, मुर्शिदाबाद और ढाका, और 1 बिहार के लिए पटना में था। कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कराया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। तो इसने कहा कि शक्ति पृथक्करण लागू किया जाए और एक तरह से सबके काम बांट दिए जाएं, ठीक है। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो इसने पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किया, ठीक है, और हर जिले में थानों का निर्माण कराया। और जो जमींदार पहले से पुलिस वाला काम करते थे इनको जो है इस अधिकार से क्या किया गया, वंचित कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया इसने भी। इसके बाद इसने क्या किया, तो जिले में पुलिस थाना की स्थापना की। तो हर जिले में पुलिस थानों की स्थापना कराई और 1 दरोगा को इसका क्या बना दिया गया, इंचार्ज बना दिया गया, ठीक है। इसने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया, तो 1793 में इसने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की। अस्थाई बंदोबस्त किसे कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, इसी को इस्तेमारी व्यवस्था कहते हैं। तो जमींदारी व्यवस्था किसने लागू किया था, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था।
जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 89% जो है मतलब 10/11 भाग कंपनी को और शेष 11वां हिस्सा मतलब 1/11 जो है 11वां भाग अपने पास रखना होता था। तो जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया? ठीक है, तो जमींदारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ जितनी भी जानकारी है मैं ये जो है इसको टैग कर दे रहा हूँ। इस जो इमेज के माध्यम से आप याद कर लीजिएगा कि जमींदारी व्यवस्था में क्या क्या हुआ, सूर्यास्त का नियम लागू हुआ था। इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, इसको आप जरूर रोक करके वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, फिर क्या होता है, इसी को अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। तो इसको कई नामों जाना जाता है, मैंने सब वहां लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त योजना जॉन सोर ने बनाई थी, याद है ना। ये लागू हुआ था किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, लेकिन इसको जमीनी स्तर पर काम किसने किया था? जॉन सोर ने किया था। तो पूछा जाएगा कि जॉन सोर का संबंध किससे है? तो जमींदारी व्यवस्था, इसे हम अस्थाई बंदोबस्त कहते थे। इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे, इसीलिए उनका शोषण ज्यादा हुआ किसानों का। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। तो नागरिक सेवा मतलब आईएएस की जो है शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इन्हीं के समय में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1700, कब हुआ था? 1792 से 92 के बीच में हुआ था। और किसके साथ हुआ था? तो टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। और टीपू सुल्तान के साथ 1792 में इसने श्रीरंगपट्टनम की संधि भी किया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सर जॉन सोर। एक चीज और याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि याद रखना, जो आपका आईपीएस है, जो भारतीय पुलिस सेवा, तो आईपीएस कहते हैं। तो आईपीएस की शुरुआत भी इसी ने किया। तो आईएएस, आईपीएस सबकी शुरुआत किसने किया है? तो याद रखना, कॉर्नवालिस ने किया है, ये बात याद रखना। और कॉर्नवालिस की जब डेथ हो गई तो इसकी कब्र कहाँ है? आज गाजीपुर में है। इस कब्र को देख लीजिएगा, ये कब्र यहाँ पर, तो आज गाजीपुर में है। गाजीपुर में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो याद रखना, ये 1805 में दोबारा इसको नियुक्त किया गया था, लेकिन यहीं पर डेथ हो गई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मैंने शुरू में बता दिया था। फिर आते हैं सर जॉन सोर, 93 से लेकर के 98 तक। तो 1793 से 98 बीच में कौन आते हैं? सर जॉन सोर आते हैं। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, मतलब इसने किसी भी राज्य के साथ कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। तो पूछा जाता है कि अहस्तक्षेप की नीति कौन अपनाया था? तो सर जॉन सोर ने किया था। देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाया, मतलब तटस्थता मतलब एक तरह से उदासीनता की नीति अपनाई। कोई भी मतलब उसमें कोई भी ज्यादा जो है उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती उसने नहीं किया, इसलिए इसको जाना जाता है। फिर आते हैं लॉर्ड वेलेजली, आते हैं 1798 से लेकर के और 1805 तक। तो 1798 से लेकर 1805 तक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे। इन्होंने क्या काम किया? इसने सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किया था। तो सहायक संधि पूछा जाएगा किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी भारत में किया था। सबसे पहले डुप्ले ने ही किया था, बाद में किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने किया। सहायक संधि की शुरुआत कब की गई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1798 में। तो लिखा है सहायक संधि करने वाले राज्य कौन थे? तो हैदराबाद 1798 में सबसे पहले। तो सहायक संधि सबसे पहले किसके साथ की गई थी? हैदराबाद के साथ की गई थी। हैदराबाद के बाद मैसूर के साथ 1799 में की गई, तंजौर के साथ की गई 1799 में, अवध के साथ 1801 में, पेशवा जो आप पूना के पेशवा थे उनके साथ 1802 में, बरार और भोसले जो है आपका जो नागपुर के थे उनके साथ 1803 में, सिंधिया के साथ 1804 में। अन्य सहायक संधियां करने वाले राज्य जैसे जोधपुर, जयपुर, बूंदी और भरतपुर के साथ किया गया। तो इन राज्यों को भी आपको याद रखना पड़ेगा किसके साथ किया गया है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और सबसे पहली बार किसके साथ किया गया? तो हैदराबाद के साथ किया गया, ये आपको याद रखना है। याद रखना, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ये भी याद रखना कि जो इंदौर के होलकर थे, मराठा थे, वो इनको स्वीकार नहीं किए थे। टीपू सुल्तान जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था 1799 में। किसके समय में? तो याद रखना, ये लॉर्ड जो है वेलेजली के समय में। इसी ने जो है कलकत्ता में 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? 1800 में किसने? लॉर्ड जो है अपना लॉर्ड वेलेजली ने। ये फोर्ट विलियम कॉलेज पूछा जाता है किसके समय में स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया और क्यों स्थापित किया गया था? तो ट्रेनिंग देने के लिए। इसके अलावा 1800 जो है याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने के लिए चलाया जा रहा था। कौन? फोर्ट विलियम जो कॉलेज, ये 1854 तक चलता रहा। ठीक है, यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। कौन? याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर याद रखना, लॉर्ड वेलेजली के बाद कौन आया? तो याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस दोबारा आया था, मैंने बताया था। कब? 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। और कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। तो यहाँ पर देखो, ये कब्र जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, वो एक कब्र यहाँ पर ये
आज भी बनी हुई है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना, ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। फिर आते हैं सर जॉन बार्लो आते हैं। कब आते हैं? तो आते हैं 1805 से लेकर के 1807 तक थे। 1806 में बेल्लोर में सिपाही विद्रोह इन्हीं शासनकाल में हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर के 1813 तक थे। इनके शासनकाल में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में, याद रखना, 1809 में अमृतसर की संधि होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अमृतसर की जो संधि होती है वो किसके किसके बीच होती है? तो रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो प्रथम के बीच हुई थी। लेकिन लॉर्ड मिंटो प्रथम की ओर से सिग्नेचर किसने संधि पे किया था? तो मध्यस्थता किया था चार्ल्स मैडकॉफ ने। तो मैडकॉफ जाकर के अमृतसर पे संधि किए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसके साथ? रणजीत सिंह के साथ। लेकिन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम समय में। कब हुआ था? तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1809 में हुआ था। और इसी के साथ इसी समय में चार्टर एक्ट 1813 भी लाया गया था। तो याद रखना, 1813 का जो चार्टर एक्ट है ये भी लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में लाया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है ये कि जो अमृतसर की संधि की गई थी उसके द्वारा अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में जो सीमा माना गया था, वो सीमा किस नदी को माना गया था? तो सतलज नदी को मान लिया गया था। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अमृतसर की संधि के तहत हुआ था। ठीक है, फिर आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर के 1823 तक थे। इनके समय में क्या क्या हुआ? इसी के समय आंग्ल जो है नेपाल युद्ध हुआ था, 1814 से लेकर के 1816 के बीच में हुआ था। और इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो अमर सिंह थापा के साथ युद्ध हुआ था, किसका? जो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। फिर 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच में जो है सगौली की संधि, इसे सुगौली की भी संधि कहते हैं, सुगौली की संधि हो गई और आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हो जाता है। तो सुगौली की संधि याद रखना, ये कब हुई थी? 1816 में हुई थी, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में हुई थी। फिर क्या होता है? इसी समय में पिंडारियों का दमन किया गया था। तो पिंडारी लोग, याद रखना, ये आपका जो महाराष्ट्र है, यहाँ पे पश्चिमी घाट पर ये लोग रहते थे, लूटपाट करते थे और अंग्रेजी जहाज़ों को आते जाते लूट लेते थे। ये लोग मराठा सेना में नौकरी भी करते थे। ठीक है, तो याद रखना, पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वो जो है वासिल मोहम्मद और चीतू और करीम खां थे। इन सबको जो है फांसी पर लटका दिया गया था और पिंडारियों का दमन कर दिया गया था, जो वहाँ लूटपाट करते थे पश्चिमी घाट के समुद्र तट के पास। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, 1817 में मराठा हमेशा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, इसी ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाया था। ठीक है, और इसी के समय में 1822 में टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काश्तकारी मतलब किसान अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, फिर आते हैं लॉर्ड एमहेस्ट आते हैं 1823 से लेकर के 1828 तक। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण। 1824 से 1826 के बीच में बर्मा युद्ध होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर इसके समय में 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच में यारडूब की संधि होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यारडूब की संधि कब हुई थी, किसके साथ हुई थी। इसके अलावा 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि सब क्वेश्चन आए हुए हैं और फिर आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए गलती आप लोग बिल्कुल मत करना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या रखिएगा, ये जब भारत आए थे तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे 1828 में। लेकिन 1833 के अधिनियम के तहत इन्हें जो है क्या बना दिया गया? तो इन्हें बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो याद रखना, इनके बारे में क्या पढ़ लेते हैं। इन्होंने गवर्नर जनरल रहते हुए क्या किया बंगाल के? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी यही बन गए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है नोट, बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, और अंतिम ये थे। इन्होंने क्या किया? राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1800, जब ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे तब 1800 याद रखना 29 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बना करके 1829 में नियम 17 के तहत विधवाओं की सती होने पर अवैध घोषित कर दिया। तो नियम 17 के तहत हुआ, ये भी याद रखना, और डेट भी याद, मतलब ईयर भी याद रखना, 1829 में हुआ है। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेंटिक ने कर्नल सिलीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया। तो ठगी प्रथा को भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और सिलीमैन ने मिलकर के समाप्त किया था। जो लोग ठग होते थे, लूट लेते थे
आने जाने वाले यात्रियों को। 1835 में बेंटिंक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को जो है माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। तो देखना अंग्रेजी शिक्षा को लागू किसके समय किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय किया गया। और इसके जनक किसको मानते हैं? लॉर्ड मैकाले को मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग को हड़प लिया था, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण, दोनों कहाँ पे है? कर्नाटक में है। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद जो है कौन था? सदर अमीन का, या जो है उसको वेतन कितना मिलता था? 700 रुपये प्रतिमाह उसको वेतन मिलता था। तो इसके समय में याद रखना कि योग्यता के आधार पर नौकरी दिया जाने लगा, भेदभाव को छोड़ दिया गया, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके समय में कंपनी ने 1833 के चार्टर द्वारा यह सुनिश्चित कर दिया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। तो याद रखना अब यहाँ पर क्या हो गया? भेदभाव नहीं किया जाएगा और योग्यता के आधार पर जो है नियुक्त किया जाएगा जो है अधिकारियों को। इसके अलावा इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। नर बलि प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था 1833 में। अच्छा, नरबली प्रथा किसमें प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा की एक जनजाति थी खोड़ जनजाति में प्रचलित था। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण इसने काम क्या किया कि आगरा नई प्रेसिडेंसी बनाया। इसने आगरा एक नई प्रेसिडेंसी बना दिया। जैसे कलकत्ता और बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी थी बड़ी बड़ी, वैसे आगरा भी एक नई प्रेसिडेंसी बनाया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और आगरा में ही इसने जो है एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी इसी ने किया था। तो पूछा जाएगा कि आगरा में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा को लेकर विवाद हुआ और इसी समय में उच्च शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इनके समय में क्या क्या घटनाएं हुई हैं मैंने बता दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको अच्छे से आप जरूर देखिएगा वीडियो। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको मिलती रहे। और इसका दूसरा पार्ट आपको जो है कल मिल जाएगा, जिसमें हम जो है भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।